स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे डिफरेंट टाइप के सैंपल्स की केमिकल शिफ्ट की या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की केमिकल शिफ्ट की। तो इसके बारे में जानने से पहले हमारे पास दो टर्म आती है। एक तो हमारे पास आती है केमिकल शिफ्ट और दूसरा आता है डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो दो टर्म्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर बात करें केमिकल शिफ्ट की और बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स की, तो चलिए पहले मैं प्रोटॉन्स को पकड़ लेता हूं। तो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन से मेरा अभिप्राय क्या है कि मैं बात कर रहा हूं हमारे केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की। कुछ ऐसे प्रोटॉन्स जिनका केमिकल जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा होता है और उनका एक पर्टिकुलर एक सेट के अंदर मान लीजिए एक जैसे प्रोटॉन हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर सिग्नल हमें देखने को मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं हमारे केमिकली और मैग्नेटिकली जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का सेट। इनकी वजह से एक सिग्नल मिलेगा। दूसरा बातें हैं नॉन इक्विवेलेंट, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं होता। उनके वो प्रोटॉन्स क्या करते हैं, वो फिर एक ही पोजीशन के ऊपर अपना सिग्नल नहीं देते, वो अलग अलग पोजीशन के ऊपर अपना सिग्नल देते हैं। उसके बाद आपके पास एक टर्म आती है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊं तो केमिकल शिफ्ट होती क्या है। जब हम किसी एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर किसी सैंपल को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही सैंपल को हम ट्रीट करते हैं तो सैंपल के अंदर हम एक रेफरेंस यूज करते हैं जिसका नाम है टेट्रामिथाइलसिलेन। और टेट्रामिथाइलसिलेन क्या करता है दोस्तों, टेट्रामिथाइलसिलेन को हम 0 वैल्यू पर लेकर के चलते हैं और उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जो दिया गया सैंपल है उसकी कितनी जो पोजीशन है उसके अंदर चेंज आता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट के नाम से। तो केमिकल शिफ्ट और डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स आपने देखे। तो ऐसे ही अब बहुत सारे इफेक्ट जो हैं, शील्डिंग और डीशील्डिंग का इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि करंट जो डायमैग्नेटिक करंट है वो रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। या कई बार क्या होता है एनाइसोट्रोपिक का फिनोमेना भी हम इसमें देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। कई प्रकार के और इफेक्ट जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। आपके पास कोई दूसरा बाहर से सब्स्टिट्यूएंट एटम्स, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई और ग्रुप आपके जो सैंपल में इंट्रोड्यूस करा दिया गया, तो उसकी वजह से जो आपकी पोजीशन होती है पर्टिकुलर सिग्नल की, उस पोजीशन के अंदर चेंज आने लगता है। और उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, उस चेंज को हम डाउन फील्ड या अप फील्ड के नाम से जानते हैं। तो वहां आपके पास दो टर्म आती हैं, एक डाउन फील्ड और एक आपके पास आती है अप फील्ड। और ये किस वजह से आती है दोस्तों, ये आपके पास आने के दो कारण हैं। एक आपका कारण है आपका शील्डेड प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन। और एक आपका कारण है हमारा डीशील्डेड प्रोटॉन। तो थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं कि शील्डिंग और डीशील्डिंग प्रोटॉन क्या होता है। शील्डिंग प्रोटॉन हमारा होता है कि जब जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण कुछ एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो सकता है वो होता है, वो क्या करता है, अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, तो जो हमारा पर्टिकुलर प्रोटॉन है जितना मैग्नेटिक फील्ड वो महसूस करना होता था वो उतना नहीं कर पाता, उससे कम कर पाता है। तो उस प्रोटॉन को हम बोलते हैं शील्डेड प्रोटॉन। यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन ने शील्ड कर लिया है। और अगर किसी केस में उससे ज्यादा शील्ड करने लगता है, उससे ज्यादा फील करने लगता है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई सैंपल है, उसके अंदर अब जो प्रोटॉन है उसके कारण जो उसके चारों इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा वो सेम अलाइनमेंट में आ गए, जिसकी वजह से प्रोटॉन ने हद से ज्यादा, जितना उसने महसूस करना था उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड महसूस करने लगा। तो ऐसे को हमने बोला डीशील्डेड प्रोटॉन। अब जो दोनों टाइप के प्रोटॉन हैं दोस्तों, ये प्रोटॉन क्या करते हैं, इनकी वजह से हमारा जो पोजीशन होता है सिग्नल की, मान लीजिए ये सिग्नल था आपको, अब ये इस साइड भी मूव कर सकता है, ये इस साइड भी मूव कर सकता है, यानी कि अप फील्ड भी जा सकता है, ये डाउन फील्ड भी जा सकता है। और इसी के बेस पे एक जो डायग्राम है मैंने आपके सामने बनाया है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने बनाया गया है। काफी कलरफुल सा डायग्राम, देखने में काफी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने इस डायग्राम को जान लिया
तो आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर लेंगे। तो एक बार इस डायग्राम को बताने से पहले आपके सामने 2-3 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उनसे मैं आपको अवगत करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या दिया गया है, आपको बताया गया है कि द केमिकल शिफ्ट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ प्रोटॉन इन रिलेशन टू टीएमएस। क्या करते हैं, जो केमिकल शिफ्ट होती है ना, वो टीएमएस के रिलेशन में हम देख करके चलते हैं। और टीएमएस के रिलेशन में क्यों देख करके चलते हैं, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि टीएमएस के अंदर हमारा क्या होता है, 12 जो है वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, वोलेटाइल होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी। इसके बाद आपको क्या बताता है, इट शुड बी नोटेड दैट द केमिकल शिफ्ट इंडिकेटेड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोटॉन मे वेरी स्लाइटली बिकॉज द केमिकल शिफ्ट ऑफ ए प्रोटॉन आल्सो रिलाइज ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। कितनी चीजें, एक आपको बताया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का, दूसरा सॉल्वेंट का, तीसरा टेम्परेचर का, चौथा कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल का जो हम यूज कर रहे हैं। इन सारी की सारी चीजों का जो है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हमें एक सिग्नल मिलता था, उस सिग्नल की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, उसकी वैल्यू घट भी सकती है, उसके अंदर कई प्रकार के जो इफेक्ट हैं वो आ जाते हैं। तो उन सारी की सारी बातों के बारे में जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने एक स्केल बनाया है। ये जो येलो कलर की लाइन जो है, ये आपको स्केल दिखा रही है। इस स्केल को मैं कैसे कर सकता हूं, ये मैंने आपको जो स्केल दिखाया है, ये है मेरा डेल्टा स्केल। कौन सा स्केल दोस्तों, डेल्टा स्केल। केमिकल शिफ्ट को मापने के लिए हम 2 टाइप के स्केल यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं डेल्टा स्केल और दूसरा हम यूज करते हैं टाउ स्केल। टाउ और डेल्टा स्केल के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि देखिए, यहां से जैसे मैं शुरू करता हूं, यहां से जब मैं लेफ्ट साइड के अंदर चलता हूं तो जो वैल्यू होती है मेरी पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, जो मैं ये वैल्यू ले रहा हूं, ये वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप देख रहे हैं, ये पार्ट्स पर मिलियन के अंदर वैल्यू है। तो जब हम बात करते हैं जीरो से मैं लेफ्ट साइड में चलता हूं, तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, यानी कि जीरो से बढ़ रही होती है, तो ये हमारा स्केल जो है डेल्टा स्केल है। लेकिन अगर मैं टाउ स्केल की बात करता हूं, तो टाउ स्केल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम टाउ स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 माइनस डेल्टा। यानी कि अगर मैं यहां से चलूंगा, यहां से इसकी तरफ चलूंगा, तो ये वैल्यू जो है घटती चली जाएंगी। यहां हाईएस्ट वैल्यू होगी राइट साइड में, जैसे कि 12 11 10 9 इस प्रकार से। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मैं बात करता हूं जीरो से आगे चलता हूं, तो 0 से 2 तक का जो आपकी वैल्यूज होती हैं, 0 से 2 के बीच का जो इंटरवल है, ये आपकी कोई भी एल्काइल चेन आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर देखिए 0 से 2 वैल्यू के बीच में आपको व्हाइट कलर से मैंने 3-4 कंपाउंड लिखे हुए हैं, आपको एक देखने को मिलेगा। देखिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं, हमारे पास कोई भी प्राइमरी जो है वो कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है। उससे ऊपर चलेंगे तो आपका कोई सेकेंडरी कंपाउंड है, थर्ड ऊपर चलते हैं तो हमारा टर्सरी कंपाउंड है। अब क्या होगा, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो प्राइमरी होता है मेरा, जैसे कि कोई भी प्राइमरी ग्रुप अगर होता है तो इसकी वैल्यू है 0.9 के ऊपर लाई करती है। जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जैसे कि सेकेंडरी के ऊपर पहुंचे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है हमारी ये 1.3 के आसपास लाई करती है। उससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो टर्सरी की जो वैल्यू होती है 1.9 के आसपास होती है। यानी कि मेरी सिंपल कार्बन की चेन जो एक प्राइमरी कंडीशन में है, एक सेकेंडरी कंडीशन में है, एक टर्सरी कंडीशन में है, उनकी वैल्यू 0.9, 1.3 और 1.9 के आसपास होती हैं। और 0 से 2 तक के बीच में मान लीजिए अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का सिंपल सिग्नल मिलता है, तो वहां पर मैं बता सकता हूं कि यानी पर यहां पर जो प्रोटॉन है हमारा किसी एक सिंपल अल्काइल चेन का प्रोटॉन है। अब इसके ऊपर अगर कोई हम ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देते हैं, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ लगा देता हूं, वो भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के ग्रुप्स हम जानते हैं। एक होता है हमारे पास, यहां लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक होता या स्ट्रॉन्ग डीशील्डेड से हम लेकर के चल देते हैं। हम छोड़ते हैं कि हम विड्रॉइंग और डोनेटिंग की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर लिखते हैं स्ट्रॉन्ग डीशील्डेड और शील्डेड ग्रुप। स्ट्रॉन्ग डीशील्डेड ग्रुप, डीशील्डिंग ग्रुप, जो डीशील्ड कर रहे हों। एक तो स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग और एक मेरे पास होता है वीक डीशील्डिंग। हम 2 प्रकार के लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। या आप स्ट्रॉन्ग शील्डिंग और डी शील्डिंग आप ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग भी ले सकते हैं,
आप वीक शील्डिंग भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर अब मैं इसके साथ कोई भी हेलोजन लगा देता हूं या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा देता हूं, तो वहां पर केस हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनता है कि देखिए मान लीजिए हेलोजन लगा दिया, जैसे कि क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, यानी कि वो क्या करेगा, वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर क्या होगा, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे अब वो कम हो जाएंगे। यानी कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए कार्बन की मैं एक सिंपल कार्बन एटम की ही बात कर लेता हूं, हाइड्रोजन की बात कर लीजिए, किसी भी एटम की बात कर लीजिए, उसी केस में क्या होता है कि कार्बन या हाइड्रोजन कोई भी एक एटम है, उसका एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर उसके प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं, उसके चारों जो उसकी सबसेल होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या कर रहे हैं, वो उस एटम को शील्ड कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर काटेंगे तो उनके चक्कर काटने की वजह से, उनके सर्कुलर मोशन की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो इंड्यूस हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो क्या करता है, वो ओपोज करता है हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, या वो उसको रीइंफोर्स भी कर सकता है या वो उसको अलाइनमेंट में भी जा सकता है। तो वो हमें देखने को मिलेगा कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसका वो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन कैसी है। तो ये सारी चीजें होने के बाद हमारे पास दो टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं, या तो वैल्यू घट सकती है या वैल्यू बढ़ सकती है। तो इसी केस में क्या होगा दोस्तों, यहां से जब क्लोरीन को लगा लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, पहले की अपेक्षा देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यानी कि ये क्या हुआ, ये डीशील्डेड हो गया। अब जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड हो गए हैं, और डीशील्डेड हो गए हैं तो यानी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वैल्यू बढ़ेगी तो यानी कि 0 से 2 का जो है उससे आगे आएगी। अब वहां पर हमने ये देखना है कि जो हमने डीशील्डेड ग्रुप लगाया है वो ग्रुप स्ट्रॉन्ग डीशील्डेड ग्रुप है या वो वीक डीशील्डेड ग्रुप है। यानी कि अगर एक तो मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, मैं बात करता हूं हमारा जैसे कि NO2 ग्रुप है, ऐसे अगर मैं ग्रुप लगाता हूं तो जो हमारी वैल्यू है वो लगभग 2 से 2.5 जो ppm है उससे बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड मेरे पास कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि आ गया CH3CH2F, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस प्राइमरी के केस की अगर वैल्यू 0.9 तो यहाँ पर 2 से इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू 2.9, और कई बार अगर 3 से भी हो जाता, 2.5 से 3 के बीच में जो है इंक्रीमेंट इसके केस में हमें देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर 3 से इंक्रीमेंट हो गया तो ये वैल्यू 3.9 पर पहुंच जाती है दोस्तों। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसके पास कोई CO ग्रुप लगा देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा ग्रुप, कोई जैसे कि हम बात करेंगे अभी फर्दर ग्रुप बताऊंगा आपको, या मैं यहाँ पर OCO लगा देता हूं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू 3 की बजाय 2 से इंक्रीज होगी। तो वो किस ग्रुप में आएंगे, वो आएंगे वीक डीशील्डेड ग्रुप में। तो इस केस में क्या होगा, यहां से हम देख पाएंगे कि जो 0 से 2 के बीच की वैल्यू थी यहाँ पर आगे आते हैं। तो देखिए आपको एक ये ग्रुप दिख रहा है येलो कलर से जो मैंने दिखाया है, ये कैसे होते हैं हमारे, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग डीशील्डेड ग्रुप। कौन से ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीशील्डेड ग्रुप। और स्ट्रॉन्ग डीशील्डेड ग्रुप की वजह से यहाँ ये अल्काइन चेन यहाँ पहुंचती है, इसकी वैल्यू 3 से 5 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन के अंदर लाई करने लगती है। अगर ये क्या होता है, ये हमारे पास अब जो ग्रुप है ये ग्रुप होते हैं हमारे वीक डीशील्डेड ग्रुप। वीक डीशील्डेड ग्रुप यानी कि ये डीशील्डिंग तो करेंगे लेकिन इनकी अपेक्षा कम करेंगे, और कम करेंगे तो इनकी वैल्यू 3 से 5 ना रह करके बल्कि 2 से 3 के बीच में आ जाती है। और एक इंपॉर्टेंट केस आप यहाँ पर देखेंगे कि एल्काइन का जो केस आपको देखने को मिलता है, इसकी वैल्यू भी 2 से 3 के बीच में लाई करती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगता है। और मैंने जब आपको एनाइसोट्रोपिक आके आपके डिटेल में आगे भी बताऊंगा, और थोड़ी सी उसकी जानकारी पहले भी दी थी कि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दोस्तों, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर जो है जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण बहुत सारी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से इंड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी, और वो क्या करने लगती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो आपको एक कोन की शेप उसके बीच में दिखेगी। वो कोन क्या करेगा, जो कोन के बीच में जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन लाई करने लगेगा, तो वो प्रोटॉन अगर कोन के बीच में है तो उस केस में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और अगर कोन से बाहर प्रोटॉन चला जाता है तो उस केस में जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा था हमारी एक प्लेनर रिंग का केस, प्लेनर रिंग के केस में क्या था दोस्तों,
जैसे कौन के बीच में अगर कोई हाइड्रोजन आया था, जैसे हमने देखा था बेंजीन का केस, बेंजीन के केस की भी बात करेंगे ना। देखिए ये जो किस्सा है, ये जो ऑरेंज कलर से आपको ग्रुप मैंने दिखाया है, यहां पर बेंजीन के केस में 7.27 पार्ट्स पर मिलियन पर हमें वैल्यू देखने को मिलती है। ये क्यों? इसके अंदर भी एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट आता है। जो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट हम यहां देखते हैं, अब इसमें जो हाइड्रोजन है ये इसकी पेरीफेरी पर है, इसके बीच में ये प्लेन है, आपकी प्लेनर रिंग है। यहां से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी तो ये हाइड्रोजन यहां पेरीफेरी के पास आएगा, हाइड्रोजन इसकी पेरीफेरी के पास आएगा तो कौन से बाहर चला जाएगा। यानी कि यहां पर जो हाइड्रोजन के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हुआ, साथ के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है और ये हाइड्रोजन पहले की अपेक्षा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करता है। उसकी वजह से इसकी एक ज्यादा वैल्यू पर हमें एब्जॉर्प्शन का सिग्नल देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर कोई प्रोटॉन होगा, जैसे कि आगे बहुत सारे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एनुलिन की हम बात करेंगे, तो अगर सेंटर पे हाइड्रोजन है तो उसकी वैल्यू बहुत कम आती है, लगभग कई बार तो 0 से 1 के बीच में भी लाई करने लग जाती है। मेटल से जुड़ती है तो नेगेटिव में वैल्यू चली जाती है, और यहाँ की होती है तो 7.27 पार्ट्स पर मिलियन में आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे मैंने ये सारे के सारे ग्रुप बता दिए। एक ये आपको जो है 1.5 से लेकर के 5 तक का ग्रुप आपको ब्लू कलर की पट्टी से मैंने दर्शाया है, इसमें आपका OH और NH के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपके पास एक ये ग्रुप आया है 4.5 से लेकर के 7 तक की वैल्यू, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार का आपको यानी कि एल्कीन से जुड़े हुए जो प्रोटॉन होते हैं वो आपको यहां दिखाई देंगे। जैसे ये एल्कीन क्यों होगा? एल्कीन के केस में भी क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड होगा तो यहां से फिर से मैग्नेटिक लाइन, लेकिन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। फर्क इतना होता है कि एल्काइन के केस में उसी प्लेन से, और एल्कीन, कार्बोनाइल और हमारा जो बेंजीन होता है उसके केस में उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस होती है। तो जैसे कि ये डबल बॉन्ड है प्लेनर, इस बॉन्ड से भी कुछ ऐसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कौन से बाहर चले जाते हैं और पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पर फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इंड्यूस हुई और जो हमने अप्लाई करी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो दोनों की डायरेक्शन एक हो जाती है और एक की वजह से वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। आगे फिर कार्बोनाइल की तरफ चलते हैं, तो कार्बोनाइल की जो वैल्यू होती है वो 9 से 10 के बीच में लाई करती है, और इसी तरह से जो हमारा आगे जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू लगभग 10 से 12 के बीच में, 10 से 12 पार्ट्स पर मिलियन के बीच में हमें वैल्यू देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल भी आता है, थोड़ा सा जो CO2 ग्रुप है इनके बीच में हमारा मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन भी आता है, और यहाँ पर जो और थोड़े से 1-2 इफेक्ट लगता है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है। और यहाँ पर देखिए एक तो CO जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, और दूसरा जो ये एल्कीन टाइप का आपको जो पाई बॉन्ड दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इस पाई बॉन्ड की वजह से इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसकी वैल्यू 9 से 10 के बीच में, और जो हमारा एसिड है उसकी वैल्यू थोड़ी सी और आगे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जितने भी टाइप के प्रोटॉन्स जो आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग केसेस में, उनका एक थोड़ा सा समरी के रूप में एक चार्ट सा मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अब क्या होगा, आप इस वैल्यू को याद कर लेंगे, और अगर आपको कोई स्पेक्ट्रा दे दिया जाएगा और आपको ये वैल्यूज याद हैं तो आप वहां से आसानी से उस सैंपल को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी कहानी थी डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स की। अब जितने भी इफेक्ट जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हमारा हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट, क्या इफेक्ट लगेंगे, क्यों लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, सारी की सारी जानकारी देखेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।